सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आज हम एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बीएससी एमएससी के एग्जाम्स के लिए, साथ ही स्कूल लेक्चरर और टीचर सेकंड ग्रेड के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन, एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन को कहा जाता है यानी कि एक फलन को कहा जाता है। ऐसा फलन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता हो, यानी कि आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं f इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होने वाला फलन कहलाता है सीक्वेंस। अब अगर ये फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो तो वही कहलाएगी रियल सीक्वेंस, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है आज की इस क्लास का। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई फंक्शन f n से किसी भी सेट पे डिफाइन हो तो वो होगा सीक्वेंस, जहां a किसी सेट को डिनोट करता है। अगर ये सेट a r का ही सबसेट हो, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर का ही सबसेट हो, तो फिर ये कहलाएगी रियल सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस को डिफाइन कर देते हैं। अ फंक्शन f is defined on the set of natural number जिसका नाम होता है n से डिनोट किया जाता है। तो ये फंक्शन कहलाता है सीक्वेंस। तो ए फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n which is known as sequence। तो वो कहलाता है सीक्वेंस। अब अगर यही फंक्शन f n से r पे डिफाइन हो तो ये हो जाएगा रियल सीक्वेंस यानी कि वास्तविक अनुक्रम। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो द फंक्शन f from n to r is said to be real sequence। जहां n डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, जो हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, और r होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां बता देता हूं वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके नोटेशन की, माने कि सीक्वेंस को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो जनरली स्टूडेंट्स सीक्वेंस को लिखा जाता है x फ्रॉम n टू r। अब हमें पता है कि इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो वो कहलाता है सीक्वेंस। और अगर उसका कोडोमेन या कह सकते हैं रेंज, क्योंकि सारी की सारी इमेज रियल नंबर पे ही मैप करेंगी, तो आप कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो कहलाता है सीक्वेंस। तो हमें पता है कि आप x के अंदर जो इनपुट होगा, जो वैल्यू आप पुट करेंगे, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिनोट करेंगे, जैसे कि x1 x2 x3 डैश डैश सो ऑन। तो इस x1 को लिख दिया जाता है x1 से, x2 को लिख दिया जाता है x2 से, x3 को x3 से। इसी तरह से आप जनरल एक सिंबल यूज कर सकते हैं xn। तो ये xn तो डिनोट करेगा nth वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम का nवां पद,
एनवी टर्म कह सकते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है इनर प्रोडक्ट एक्सन से, या आप इसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, या सभी एलिमेंट्स को हम सेट में अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे x1 x2 xn। तो ये होता है रियल सीक्वेंस का नोटेशन। तो मैं ये भी लिखवा देता हूं आपको। It is denoted by xn and x1 x2 dash so on xn। इसमें उसके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सीक्वेंस का नोटेशन। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि n स्क्वायर, तो इस टर्म में लिखा हुआ, इसका मतलब आप समझेंगे ये कोई सीक्वेंस है। अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बताया जाएगा कि लेट xn बी एनी सीक्वेंस वेयर xn इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो मतलब इसको पूरा जनरलाइज करोगे तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और डायरेक्ट अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है n स्क्वायर तो ये सीक्वेंस n स्क्वायर को डिनोट करता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। अब इस n स्क्वायर की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या आ जाएंगी। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे, मतलब कि इस प्रकार से। सेकंड के लिए n की जगह 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है और उसमें बिलोंग करते हैं 1 2 3 4 डैश डैश सो ऑन। फिर इसके बाद आप यहां 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 16, और इसी तरह से एलिमेंट्स आगे से आगे आते जाएंगे। तो ये हमारे पास में सीक्वेंस का पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको मैं पूरा जनरलाइज करके लिख देता हूं। तो लेट xn be any sequence defined as xn कोई सीक्वेंस है जो इस प्रकार से परिभाषित है, xn इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ऐसे में n अपॉन n प्लस 1 इस सीक्वेंस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो वो एक सेट होगा। सबसे पहला एलिमेंट n की जगह 1 पुट करके तो आ जाएगा 1/2, अगला 2/3, नेक्स्ट 3/4, 4/5, यानी कि इस तरह से एलिमेंट्स अपने पास में आते जाएंगे। तो ये है किसी सीक्वेंस की एक जनरलाइज फॉर्म। डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा हुआ ना सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 तो भी यही मीनिंग होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है 1/n। तो इस 1/n को अगर हम जनरलाइज करें तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे। सबसे पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए n की जगह 1 पुट करोगे। रीजन एक ही है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है। अगला है 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश सो ऑन। इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। और भी ले लेते हैं, जैसे कि -1 रेज टू दी पावर n। तो इसमें कैसी वैल्यूज आएंगी देखना। सबसे पहले आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1 रेज टू दी पावर 1। ये फंक्शन है, आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डैश डैश सो ऑन पुट करते जाना है। तो पहली वैल्यू आ जाएगी -1। फिर n इक्वल टू 2 करेंगे तो -1 रेज टू दी पावर 2 1, -1 रेज टू दी पावर 3 तो वापस से आ जाएगा अपने पास में -1, 4 होने पे 1, और इसी तरह से सारी की सारी एंट्रीज आती जाएंगी। और भी एग्जांपल डिस्कस करें तो सीक्वेंस ले लेते हैं 1 प्लस -1 रेज टू दी पावर n। तो इस सीक्वेंस में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। n के इक्वल 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस -1 रेज टू दी पावर 1,
तो ये हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। अगले एलिमेंट्स के लिए n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 1 प्लस -1 रेज टू द पावर 2, तो इस बार ऐड हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। 3 पुट करोगे तो 1 - 1 यानी कि 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2। तो इस तरह से एलिमेंट्स रिपीट होते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए सीक्वेंस के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास रेंज ऑफ सीक्वेंस। इनको भी हम इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर समझेंगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम का परिसर। इसका मीनिंग होता है जितनी सीक्वेंस की वैल्यूज हैं उनको एक सेट में लिख दिया जाता है, यानी आप कह सकते हैं अनुक्रम के विभिन्न अवयवों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो अगली हमारी डेफिनेशन है रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का परिसर। तो डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of sequence is said to be range of sequence, यानी कि किसी अनुक्रम के विभिन्न अवयवों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। अब इसको कैसे समझेंगे देखना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, वो था अपने पास में n², जिसकी वैल्यूज क्या आई थी अपने पास 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश सो ऑन। तो इस सीक्वेंस का रेंज, अब क्योंकि इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो आपको ये सारी मेंशन करनी पड़ेंगी इस प्रकार से। ओके, ये इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीक्वेंस -1 रेज टू द पावर n की, तो क्योंकि इसमें वैल्यूज इस प्रकार से आ रही है -1 1 -1 1, रेंज में सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे कि सीक्वेंस में सारे डिनोट कर रखे हैं, लेकिन रेंज जो होगा इसका, उसमें आपको सिर्फ ये दो ही एलिमेंट डिनोट करने हैं, -1 और 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप समझ जाइए, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यानी कि सभी विभिन्न अवयवों का समुच्चय रेंज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सीक्वेंस 1 + -1 रेज टू द पावर n की। तो क्योंकि इस सीक्वेंस में वैल्यू आती है 0 2 0 2 डैश डैश सो ऑन, लेकिन आप रेंज में सिर्फ दो ही एंट्रीज को शो करोगे और वो है 0 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहां आपको सारे शो करने पड़ेंगे, यानी यही सीक्वेंस आपको इस फॉर्म में भी मिल सकती है। ये जो सीक्वेंस है वो आपको इस फॉर्म में मिल सकती है। तो इसका मतलब समझ जाओ, ये सीक्वेंस वो है जिसमें n = 1 पुट करने पे 0, 2 पुट करने पे 2, 3 पुट करने पे 0, 4 पुट करने पे 2, और इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे से आगे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस का पहला टाइप डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें भी कुछ डेफिनेशंस और शामिल होंगी। बाउंडेड सीक्वेंस, या कह सकते हैं आप परिबद्ध अनुक्रम। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक सीक्वेंस बाउंडेड तब होगी जब उसका रेंज बाउंडेड हो। तो मैं पहले तो इसके डेफिनेशन लिख देता हूं कि कोई अनुक्रम परिबद्ध कहलाता है यदि उसका परिसर परिबद्ध हो। तो लिख देंगे द सीक्वेंस एक्शन is said to be bounded if range is bounded.
अब रेंज का मतलब होता है सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स का सेट, और सेट के बाउंडेड होने का मतलब और समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई सेट अगर लिखा हुआ इस तरह से, मान लो कि 1 2 3 डैश डैश सो ऑन 10, तो हम इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट 1 से लगा के 10 के बीच में है और सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स 1 और 10 के बीच में लिखे जा सकते हैं, इसका मतलब ये सेट बाउंडेड है। और क्योंकि रेंज भी एक सेट को ही डिनोट करता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि रेंज बाउंडेड होने का मतलब क्या है। अब रेंज भी दो तरीके से बाउंड होगा, एक तो लोअर बाउंड, एक होगा अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है कि हमें यह पता हो कि सीक्वेंस की सारी वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ी हैं। ओके, वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। और अपर बाउंड का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स छोटे हों। तो पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड कहा जाता है उस नंबर को जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बड़े हों। ओके, तो ए नंबर के इज लोअर बाउंड, ये जनरली हमने एक नंबर ले लिया, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्शन, यानी सीक्वेंस की सभी वैल्यूज आर ग्रेटर देन के, यानी उस नंबर के से सीक्वेंस की सारी वैल्यूज अगर बड़ी हैं तो वो कहलाएगा लोअर बाउंड। आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ए नंबर इज लोअर बाउंड इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्शन आर ग्रेटर देन, यानी कि उस नंबर से वो सारे के सारे बड़े हों। फिर आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड में कंडीशन है कि कोई नंबर एल अपर बाउंड कहलाएगा अगर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से छोटे हों, लेस देन हों। यानी कि आप लिख सकते हैं ए नंबर एल इज सेड टू बी अपर बाउंड इफ all elements of Xn are less than L। मैथमेटिकली डिनोट करें तो देखो इसका एक ही मतलब होगा सिर्फ कि Xn ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी n की सभी वैल्यूज के लिए और सीक्वेंस के सारे मान k से बड़े होने चाहिए, तब ये k उसकी लोअर बाउंड कहलाएगी। और यहां आप समझ सकते हो कि xn की सारी वैल्यूज उस l से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसी में स्टूडेंट दो डेफिनेशन हो आएंगी, उन सबको हम एक ही एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वो दो डेफिनेशन है, लोअर बाउंड पे डिपेंड करेगा अपने पास में इन्फीमम और अपर बाउंड पे सुप्रीमम ऑफ एक्सएन यानी कि सीक्वेंस, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे इन्फीमम होता है ना किसी सीक्वेंस का, तो एक ही लाइन से आप समझ जाओगे द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने निम्न परिबंध हैं उनमें सबसे बड़ा। तो यहां लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड is said to be infimum, और इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख दिया जाता है is said to be infimum। इसके बाद स्टूडेंट आता है सुप्रीमम। सुप्रीमम को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा अवयव, द लोवेस्ट अपर बाउंड। The lowest upper bound is said to be supremum।
अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फीमम और सुप्रीमम, सारी की सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं उन्हीं सीक्वेंस का जो अब तक हमने स्टडी किए हैं, उन्हीं में से कोई सीक्वेंस पर हम ये सारी डेफिनेशन सीख लेते हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n, जिसको जनरलाइज करने पे हमने पाया कि इसके अंदर 0 2 जैसे एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब हम सीक्वेंस एक्शन की सभी वैल्यूज को 0 से 2 के बीच में डिनोट कर सकते हैं। यानी आप ऐसा लिख सकते हो ना, एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 2 है। किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी कि इसकी लोवेस्ट वैल्यू भी हमें पता है 0 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हमें पता है 2 है। इसका मतलब ये सीक्वेंस दोनों तरफ से बाउंड है, यानी कि लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। अब हम बात करें इसके लोअर बाउंड्स की, तो लोअर बाउंड जैसे 0 है तो -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, क्योंकि एक्शन की सारी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो -1 से भी बड़ी होंगी, -2 से भी बड़ी होंगी, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? 0, तो यहां इन्फीमम हो जाएगा 0। ऐसे ही सीक्वेंस की सारी वैल्यूज 2 से छोटी हैं, इसका मतलब इसकी अपर बाउंड कौन है? 2 है, उसके अलावा 3, उसके अलावा 4, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी अगर 2 से छोटी हैं या 2 के इक्वल हैं तो 3 से भी छोटी हैं, 4 से भी छोटी हैं, लेकिन उन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो आप यहां ये भी कह सकते हैं कि ये दी गई जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, साथ ही इसका इन्फीमम जो है वो 0 है और सीक्वेंस का सुप्रीमम जो है वो यहां पे 2 है। इसको और भी मैं जनरलाइज कर देता हूं। जैसे लोअर बाउंड की हम बात करें, इस दी गई सीक्वेंस की लोअर बाउंड्स की बात करें तो लोअर बाउंड्स यहां 0 है, उसके अलावा -1 भी है, -2 भी है, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी इनसे बड़ी है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? 0 है, इसलिए 0 यहां इन्फीमम हुआ। अब ये भी समझ लो यहां इक्वल का साइन आ रहा है। साथ ही अपर बाउंड्स की बात करें तो जैसे 2 है और सारी की सारी एक्शन 3 से भी छोटे हैं, 4 से भी छोटे हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन है? 2 है, इसलिए ये सुप्रीमम हुआ और यहां 0 इन्फीमम हुआ। तो ये तो कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट ये समझ गए, इसका मतलब सीक्वेंस बाउंड है। और अगर सीक्वेंस बाउंड है इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे। तो इन्फीमम होता है निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा अवयव, सुप्रीमम होता है ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा अवयव, यानी कि इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम इज लोवेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कोई सीक्वेंस है आपके पास में n/n+1, इसको जनरलाइज करोगे तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1/2, 2/3, 3/4, और ये किस प्रकार से आते हैं वो आप समझते हो कि n की वैल्यू हम 1 फिर 2 3 इस प्रकार से पुट करते हैं। तो आगे जैसे 4/5 डैश ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो हमने ये देखा कि इस सीक्वेंस की सबसे लोवेस्ट वैल्यू 1/2 है, उसके बाद कंटिन्यूअसली वैल्यू बढ़ती जा रही है। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, ये नंबर 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, मतलब 1 से छोटा ही आएगा। जैसे 4/5 है, फिर आएगा 5/6, फिर आएगा 6/7, यानी कि नंबर 1 की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन 1 के इक्वल कभी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल एक्शन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी इस दी गई सीक्वेंस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्शन यहां बाउंड हो गया, इसकी लोअर बाउंड 1/2 है, उसके नीचे जैसे 0 है, -1 है, ये सब होंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा 1/2 है। बात करें अपर बाउंड्स में तो 1 2 3 4 ये सब इसकी अपर बाउंड्स है, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन है? 1। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि इन्फीमम ऑफ एक्शन तो होगा
1/2, ओके, एंड सुप्रीमम ऑफ एक्सन हो जाएगा 1। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं एक नई सीक्वेंस के लिए इनफीमम और सुप्रीमम फाइंड करना। तो जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कोई सीक्वेंस है n स्क्वायर, जनरलाइज करने पे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1, 4, 9, 16, 25 डैश सो ऑन। तो हमें ये पता है इसकी लोवेस्ट वैल्यू 1 है, यानी इस सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज होता जा रहा है और जितने n की वैल्यू पुट करोगे ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब हम इसके अपर बाउंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहीं भी फिनिश नहीं होगा, ऐसे ही ये रेंज भी कहीं कोई पॉइंट पे फिनिश नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये किससे छोटे होंगे। मानिए इसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहां से इनफीमम ऑफ एक्सन यानी कि सीक्वेंस का इनफीमम तो 1 होगा, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुप्रीमम ऑफ एक्सन भी नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये विद्यमान नहीं है। तो ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती है जो सिर्फ लोअर बाउंड हो, ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ अपर बाउंड हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने कुछ देख लिए। इसके अलावा 2 एग्जांपल्स और देखेंगे जिनके जवाब आपको मेरे से पहले सोच लेने हैं। क्या होंगे मैं दोनों आपके सामने नोट कर देता हूं। जैसे कि एक सीक्वेंस तो है 1/n और एक सीक्वेंस आपके पास में -1 रेज टू द पावर n। तो आप इसको पहले सोल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन आप चेक भी कर लेंगे। तो इस 1/n सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से आएंगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश सो ऑन। इस -1 रेज टू द पावर n की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -1, 1, -1, 1 डैश सो ऑन। इस 1/n सीक्वेंस में हमने देखा 1 जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, माने कि कम होता जा रहा है। लेकिन आप n को कितना भी बड़ा पुट कर दीजिए, कितना भी ग्रेटर पुट कर दीजिए, ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। यानी कि इस सीक्वेंस के लिए हम ये लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां मैंने इक्वल का साइन लगाया क्योंकि n की कितनी भी बड़ी वैल्यू पे ये 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहां हम बात कर रहे हैं तो इस सारी सीक्वेंस की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लिखी जा सकती है क्योंकि 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी कि इसका रेंज तो ये कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें रेंज -1, 1 ही होगा, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। तो यहां इनफीमम और सुप्रीमम की बात करें तो इनफीमम होगा 0, सुप्रीमम होगा 1। यहां इनफीमम होगा -1, सुप्रीमम होगा 1। तो लिख देते हैं यहां पे। यहां इनफीमम ऑफ एक्सन हो जाएगा -1 एंड सुप्रीमम होगा 1। इस तरह से हम स्टूडेंट्स किसी भी सीक्वेंस के लिए उसके बाउंडेड होने की कंडीशन, लोअर बाउंड अपर बाउंड की कंडीशंस और इनफीमम सुप्रीमम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा रेंज ऑफ सीक्वेंस किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। उसमें सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे कि इस सीक्वेंस में -1, 1, -1, 1 रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसके रेंज में आपको सिर्फ -1 और 1 को ही रखना होता है। तो ये हमारे पास में हो गया बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स।
इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी कि एकदिष्ट अनुक्रम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एकदिष्ट या मोनोटोनिक का मतलब है सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग मोड पे होनी चाहिए या फिर डिक्रीजिंग मोड पे होनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाओगे तो या तो सीक्वेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी n की वैल्यू 1 पर तो बढ़ रही है, 2 पे कम हो रही है, 3 पे फिर बढ़ रही है, 4 पे कम हो रही है। मानी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस एक्शन बी इंक्रीजिंग, यानी अगर सीक्वेंस के सारे अवयव इंक्रीजिंग हैं, यानी कि आप इसको यो भी समझ सकते हैं कि xn से बड़ा होना चाहिए xn+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो फिर वो सीक्वेंस कहलाएगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो आप कह सकते हैं देन xn इज सेड टू बी, इसके भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मोनोटोनिक या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, n को बढ़ाने पे सीक्वेंस की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। और भी इसको अगर जनरलाइज करना है इस वाले मोड को, तो आप यहां से देख सकते हैं कि x1 से बड़ा होना चाहिए x2, x2 से बड़ा होना चाहिए x3, x3 से x4, और इसी मोड पे आगे से आगे क्वांटिटी बढ़ते हुए आनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से समझ सकते हो कि n की वैल्यूज बढ़ाने पर सीक्वेंस की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तो ऐसे में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। और अगर इससे उल्टा केस है कि n को बढ़ाने पर सीक्वेंस की वैल्यू घट रही है, तो डेफिनेशन होगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की। तो हम वो भी देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे दोनों के एग्जांपल्स। If all elements of action be decreasing, ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक्शन बड़ा होगा xn+1 से, कुछ क्वांटिटी बीच में इक्वल भी आ जाती है। सभी तरह के केसेस हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, देन action is said to be monotonic decreasing, यानी कि एकदिष्ट ह्रासमान कब कहलाएगा? अगर मैं इसको और भी जनरलाइज करूं तो कहने का मतलब x1 बड़ा होगा x2 से, x2 बड़ा होगा x3 से, x3 बड़ा होगा x4 से, यानी कि n को बढ़ाने पर सीक्वेंस की वैल्यू घट रही है, तो ऐसे में होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एकदिष्ट ह्रासमान। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली, अब देखेंगे इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप इन डेफिनेशंस को नोट करो। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो दोनों ही केस में वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, फिर इसका काउंटर एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो जैसे कि आपके पास सबसे पहला एग्जांपल है सीक्वेंस n² का, तो आप अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यूज इस प्रकार से होंगी 1, 4, 9, 16, 25। तो देखो सीक्वेंस की सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग हैं, इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस n² इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, और भी देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने पढ़ा था सीक्वेंस n/n+1, इसका रेंज फाइंड आउट करें तो आएगा अपने पास में 1/2, 2/3, 3/4,
4/5 डेज डेज सो ऑन। ये अपने पास में 1/2 का मतलब 0.5 है, 2/3 का मतलब 0.66 है, उससे आगे भी 0.7 के आसपास नंबर आते जाएंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम n बढ़ा रहे हैं सीक्वेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये भी एग्जांपल होगा अपने पास में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। तो आप ये भी कह सकते हो, इसलिए n/n+1 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था 1/n, इस 1/n का रेंज फाइंड आउट करें तो आता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डेज डेज सो ऑन। इसमें देखो जैसे जैसे n को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यूज घटती हुई आ रही है सीक्वेंस की। तो मैंने बताया था कि अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस आर डिक्रीजिंग देन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि 1 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/3 कंटिन्यूसली वैल्यू कम हो रही है। तो आप यहां कह सकते हो इसलिए 1/n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सभी तरह के एग्जाम्पल हमने देख लिए। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो एक एग्जाम्पल हम और भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था 1 + -1n, या बात करें -1n की, तो इनका रेंज क्या आया था? देखो इसका आया था 0,2, इसका आया था -1,1। लेकिन जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं तो एक बार वैल्यू 0, एक बार 2, तो यहां से तो ये इंक्रीज हो गई, लेकिन 2 के बाद वापस से क्या गया 0, 0 के बाद से फिर इंक्रीज हो गया। मतलब इसमें दोनों केस हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये ना तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही डिक्रीजिंग है। ऐसी सीक्वेंस को बोला जाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि दोलनीय अनुक्रम, जो एक बार तो होती है कम और एक बार हो जाती है ज्यादा, इस तरह से चलती रहती हैं। तो इसीलिए इसका नाम है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, इतना पता है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम 2 है, लेकिन ये वाली सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। तो आप यह कह सकते हैं 1 + -1n इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिक नहीं है। ऐसे ही अगर इसको रेंज फाइंड आउट किया जाए तो आते हैं -1,1, लेकिन वैल्यूज फाइंड करें सारी तो देखो एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो यही तो डेफिनेशन थी, ऑल एलिमेंट्स आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन यहां इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है। तो ये सीक्वेंस भी मोनोटोनिक नहीं है। तो आपने इसके एग्जाम्पल और काउंटर दोनों चेक कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आपने देखा मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट बेस पर सीक्वेंस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो ऐसे में 3 टाइप एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है अपने पास में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि अभिसारी अनुक्रम। एक होता है अपने पास में अपसारी अनुक्रम, यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और एक होता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि दोलनीय अनुक्रम। अब इनको कैसे समझेंगे देखना। सीक्वेंस जिसका पहला टाइप अपन देखेंगे कन्वर्जेंट, इसके बाद डाइवर्जेंट, और थर्ड टाइप होगा ऑसिलेटरी, यानी कि दोलनीय अनुक्रम। अभिसारी, अपसारी और दोलनीय अनुक्रम। इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि अगर आपको कोई सीक्वेंस एक्शन दे रखी है, उस सीक्वेंस में आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे। तो मान लो कि अपने पास में कोई वैल्यू आ गई l जो कि लिमिट को डिनोट करेगा।
अब अगर ये एल वैल्यू फाइनाइट है और यूनिक है तो सीक्वेंस का टाइप होगा कन्वर्जेंट। ये लिमिट बेस पर डेफिनेशन होगी। अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट, और अगर एल की वैल्यू फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, मतलब परिमित तो है लेकिन अद्वितीय नहीं है, तो ऐसे में ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाता है, दोलनीय अनुक्रम। तो यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्जेंट इफ एल इज फाइनाइट एंड यूनिक, यानी कि कोई सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी होगी अगर इस एल का मान परिमित और अद्वितीय हो। फिर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे अगर एल की वैल्यू अपने पास में इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आ रही है तो ऐसे में सीक्वेंस डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होगी। ऑसिलेटरी कब होगी? इफ एल इज फाइनाइट, एल की वैल्यू फाइनाइट तो आ रही है बट नॉट यूनिक, लेकिन अद्वितीय नहीं है। तो इन सभी के हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, इसको मैं ऊपर भी नोट कर देता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इक्वल टू एल। तो इसके बेस पर यानी कि लिमिट एक्सन इक्वल टू एल, अकेला लिमिट लिखा हुआ इसका मतलब भी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है और आपने डिनोट कर दिया तो भी एक ही बात है। ये इसकी लिमिट यानी कि सीमा को डिनोट करता है और एल की वैल्यूज पर अलग अलग टाइप होंगे। हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स पर। तो जैसे कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस ले ली एक्शन, और एक्शन की वैल्यू मान ली हमने 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि सीक्वेंस का मान ही 1/n है। तो ऐसे में अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे 1/n में तो क्या जाएगा अपने पास में? 0। 0 फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। 0 क्या अपने पास में परिमित भी है और अद्वितीय भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस 1/n है ये अपने पास में कन्वर्जेंट होगी। इसको हम L से कंपेयर करेंगे। यहां पर L से कंपेयर करने पे आपको देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। तो एक सिंपल वे है चेक करने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि सीक्वेंस अपने पास में n/n+1, जिसका रेंज इस प्रकार से होता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमें देखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां अपने पास में है n/n+1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से अगर आप n कॉमन ले लेते हैं उसके बाद अप्लाई करोगे तो शायद वैल्यू फाइनाइट मिल जाए। यही तरीका है जब आपके पास में कभी भी कोई लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो आप उस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आए, अगर हो सके तो, अगर पॉसिबल हो तो यहां से आप ऊपर और नीचे से n को कॉमन लेंगे तो यहां देखो क्या बचेगा 1 + 1/n। इस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1। उसके बाद अगर आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो 1/1 + 1/∞, जो कि 0 हो जाएगा। तो 1/1 + 0 यानी कि आ गया अपने पास में 1। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आ गई अपने पास में 1, जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो ऐसे में ये भी सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो आप यहां लिख देंगे इज कन्वर्जेंट। तो ये अभिसारी अनुक्रम होगा और उसका कारण हमने बता ही दिया, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इक्वल टू फाइनाइट है और यूनिक है। इसके बाद हम देख लेते हैं डाइवर्जेंट के एग्जांपल्स। ये वही सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं जो हम रेगुलर काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सीक्वेंस की वैल्यू आपको दे रखी है n²। तो इसका जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो आता है 1, 4, 9, 16, 25 डैश सो ऑन। जब हमने इसको बाउंडेड की कंडीशन चेक की थी तो ये लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड नहीं है। इसका इन्फीमम तो 1 है लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारी कंडीशंस हमने देखी थी। साथ ही ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यानी कि एकदिष्ट वर्धमान है। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हो तो अपने पास में इनफाइनाइट ही आएगा।
तो यहां ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यानी कि ये अपसारी अनुक्रम है। लिमिट बेस पर ये टाइप्स हैं इसके। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लो आपके पास में 2n, तो यहां 2n की जगह भी आप अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? डाइवर्जेंट के, यानी कि अपसारी अनुक्रम की। अब क्यों है वो भी रीजंस भी हमने पढ़ लिए यहां पर। तो ये एग्जांपल हो गए डाइवर्जेंट के। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ओसिलेटरी सीक्वेंस कौन सी होती हैं। तो जो टाइप्स हमने पढ़े थे उन्हीं में से कुछ ओसिलेटरी के भी एग्जांपल हैं, जैसे कि -1⁻n। अगर आप इस सीक्वेंस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं आएगी, लेकिन n के ओड और इवन यानी कि सम और विषम होने पर अलग अलग आएगी। यानी कि इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, 1 और -1। 1 कब आएगा? जब n इवन हो, यानी कि सम हो, और विषम होने पर -1 आएगा। इसका मतलब फाइनाइट तो है, 1 और -1 दोनों फाइनाइट हैं, लेकिन लिमिट की वैल्यू यूनिक नहीं है। एक वैल्यू नहीं आ रही, 1 और -1 दो वैल्यू आ रही है। n के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ओड है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी में आती हैं, इसलिए -1⁻n इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यह भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि 1 + -1⁻n। इसका रेंज फाइंड आउट करें तो इसमें आते हैं 0 2। पूरा जनरलाइज करते हैं तो 0 2 0 2 इस तरह से वैल्यूज आती जाती हैं। ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक बार तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक बार डिक्रीज हो रही है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। साथ ही इसके सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम 2 है। ये सारी सिचुएशंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। यहां हमें देखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप यहां लगाओगे 1 + -1⁻n पर, तो दो कंडीशन होंगी अपने पास में। वो है, एक बार तो 0 आएगा और एक बार 2 आएगा। 0 कब आएगा? जब n ओड हो, यानी विषम होते ही 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे इफ n इज ओड, यानी कि अगर n विषम है। और 2 आएगी अगर n इवन है। तो क्योंकि फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है, 0 और 2 दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि n पे डिपेंड करेंगी। तो हमने यहां से देख लिया कि लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन यूनिक नहीं है। इसलिए आप क्या कहोगे? 1 + -1⁻n इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और उसका रीजन है वो ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम चेक कर सकते हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी होने की कंडीशंस को, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद हम लिमिट फाइंड करने के और भी कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल सभी टाइप के एग्जांपल्स हमने यहां देख लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो अभी तक के कंसेप्ट से सॉल्व होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर में। द सीक्वेंस वन प्लस -1⁻n इज, ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करूंगा, सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। सीक्वेंस आपको दे रखी है 1 + -1 रेज़ टू द पावर n, वो इनमें से कौन सी हमें चूज करना है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है एकदिष्ट वर्धमान, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है एकदिष्ट ह्रासमान, बाउंडेड का मतलब है परिबद्ध, अनबाउंडेड का मतलब है अपरिबद्ध। तो देखो, क्योंकि जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया था, यहां आपको आंसर सोल्व करके बता रहा हूं, तो एक्सप्लेन करने पे, इसको जनरलाइज करने पे दो वैल्यू आ रही थी 0 2 0 2 डैश डैश ऑन। ना तो ये एक डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है, ना ये इंक्रीजिंग है, एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक तो है ही नहीं, एकदिष्ट ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। लेकिन इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज 0 से 2 के बीच में लिखी जा सकती हैं, जहां 0 इसका इन्फीमम, 2 इसका सुप्रीमम है। जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। अनबाउंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम डिनोट ना कर सके कोई दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है अपने पास में बाउंडेड सीक्वेंस। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि लिमिट बेस पर सीक्वेंस के टाइप्स पर बेस हैं। एग्जाम्पल है द सीक्वेंस 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n कन्वर्जेस टू, यानी कि ये बताना है ये सीक्वेंस किस पॉइंट पर, किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी। माने कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पे ये किस नंबर को कन्वर्ज करेगी, ये हमें सोल्व करना है। सीक्वेंस डिफाइन है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। तो जैसे ऑप्शन है अपने पास में रेशनल, इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। एक आपको दे दिया मान लो यहां पे नेचुरल नंबर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंस ही नहीं है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है। तो हमें यहां चेक करना है कि ये दी गई सीक्वेंस 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n इनमें से कौन से नंबर पे कन्वर्ज होगी। क्या ये किसी परिमेय संख्या पर, क्या किसी अपरिमेय संख्या पर, या किसी प्राकृत संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपको कोई ऑप्शन इंटीजर करके भी मिल सकता है। अब हमें देखना है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n की लिमिट क्या होगी। तो इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + a/n रेज़ टू द पावर n होने पर आपको हमेशा e रेज़ टू द पावर a लिखना है। अब यहां क्योंकि a की जगह अपने पास में 1 है, तो इसकी लिमिट होंगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n है, इसलिए हो जाएगा e के इक्वल, और e डिनोट करता है एक इरेशनल नंबर को, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए स्टूडेंट्स ये दी गई लिमिट 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n किसी इरेशनल नंबर के इक्वल होगी। तो ऐसे में अपना ऑप्शन सही हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब आप इसको एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, किस तरह से कि 1 + x रेज़ टू द पावर n ये होता है 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल x² + डैश डैश ऑन। आपको क्या करना है, x की जगह आप 1/n पुट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको सोल्व करके और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगानी है। मतलब सभी टर्म्स में आप कोशिश करेंगे कि n डिनोमिनेटर में आए, ताकि 1/n के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 हो। तो उसके बाद ये सोल्व होने पर e रेज़ टू द पावर x यानी कि e रेज़ टू द पावर 1 का एक फॉर्मूला बनेगा।
ओके स्टूडेंट, तो यहां से अपने पास में ऑप्शन सही हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस के एग्जांपल्स के बारे में, उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इनफीमम, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद हमने देखा लिमिट बेस पर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हमने आज की क्लास में मोनोटोनिक सीक्वेंस भी डिस्कस किया, जिसके दो टाइप होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।